Hello everyone, how are you? I hope you are all fit and fine at your home. Today we revise कृतिका चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जिसे लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी यानी एक अंक वाली, जिसमें कथा के किसी एक भाग को दर्शाया जाता है। इसमें कम पात्र होते हैं। जो आज की हमारी एक एकांकी है रीढ़ की हड्डी, ये एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में बताया जा रहा है कि लड़कियों की शादी के समय माता पिता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, उन्हें अधिक पूछा जाता है और लड़कियों को या लड़की के परिवार वालों को निम्न समझा जाता है। लड़के वाले उनसे अपनी हर एक बात मनवाना अपना अधिकार समझते हैं, जो कि गलत है। तो बच्चों, इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। आइए हम इसके पात्र परिचय के बारे में जानते हैं। 6 पात्र में सबसे पहले है रामस्वरूप, जो एक लड़की के पिता है। वैसे तो वो लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर है, लेकिन लड़कों के आगे तो वो एक विवश पिता है, एक मजबूर पिता है। दूसरी है उनकी पत्नी प्रेमा। प्रेमा सांवले रंग की है, बहुत ही साधारण महिला है, जो कि घर में को अच्छी तरह से चलाती है। और तीसरे नंबर पे है उनकी पुत्री यानी कि बेटी उमा। उमा स्पष्टवादिनी, निडर, साहसी, आज की पढ़ी लिखी युवती है। उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और उच्च चरित्र वाली है। चौथा है उनका नौकर रतन। रतन मालिक की बात पूरी तरह मानता है और घर के सभी कार्यों में अपना योगदान देता है। 5वें नंबर पे बच्चों गोपाल प्रसाद। पेशे से तो वकील है, लेकिन उनकी सोच बहुत ही घटिया और दकियानूसी है। वो पुराने ख्यालों के हैं। अब है इसके बाद में अंतिम जो पात्र है 6ठे नंबर पे, वो आता है गोपाल प्रसाद का बेटा शंकर। शंकर बीएससी कर रहा है, लेकिन कमर झुकी हुई है। ऐसा लगता है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी जानते हो ना, बैकबोन, लेकिन उसकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन ही नहीं है। इस शब्द को बच्चों उसके चरित्र के साथ जोड़ा गया है, कैरेक्टर के साथ, क्योंकि उसका चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। वो एक चरित्रहीन लड़का है। इस एकांकी का बच्चों उद्देश्य क्या है? समाज में फैले अभिशाप को दूर करना, क्योंकि जिन लोगों की दोहरी मानसिकता है उन्हें सबके सामने बेनकाब करना है। लड़कियों और लड़कियों में भेद नहीं करना है, उनको एक समान समझना है। आज का समाज जाग रहा है। लड़कियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गई है। उन्हें समझ में आ रहा है कि पढ़ाई का कितना महत्व है। लड़के और लड़की की पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं किया जाता, लेकिन आज की जब उनकी शादी की बात आती है, आज भी जब उनकी शादी की बात आती है, तो परिवार कितना भी पढ़े लिखे होने का दावा करे, लेकिन बहुत से लोगों की सोच वही पुरानी दकियानूसी वो होती है। वो लोग शादी के पवित्र बंधन को एक व्यापार की तरह समझते हैं। इस एकांकी में हम देखेंगे जब उमा को देखने के लिए रामस्वरूप के घर पर गोपाल प्रसाद उनका बेटा शंकर जाते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से उमा उनके सामने आई और उनकी आवभगत की। तो हमने इस कहानी में जाना कि पात्र कौन कौन है और क्या करने आते हैं। आगे हम जानेंगे अभी क्या करने आए हैं रामस्वरूप गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के घर। तो बच्चों, रामस्वरूप के घर लड़के वाले आ रहे हैं, गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर तख्त लाते हैं और कमरे को सही तरह से सजाते हैं। तख्त पर दरी और उसके ऊपर चादर बिछाई जाती है। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फैलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। कौन कहती है? उमा की माँ अपने पति से। प्रेमा अपने पुराने ज़माने को अच्छा बताती है, जब लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते लिखाते थे। प्रेमा यह भी शिकायत करती है कि उमा पाउडर वगैरह भी नहीं लगा रही, जबकि लड़के वाले आ रहे हैं। कैसे? जब लड़के वाले देखने आते हैं तो आजकल की जो लड़कियां होती हैं उनको पाउडर वगैरह लगा जाता है उनको सुंदर बनाने के लिए, लेकिन उमा ऐसा नहीं कर रही। रामस्वरूप समझाते कोई बात नहीं, जब लड़के वाले आ जाए तो उसे पान लेकर भेज देना, उसको पान देकर हमारे पास भेज देना। अब आगे देखिए बेटा, लड़के वालों के क्या विचार है।
कमरे में सितार भी रख दिया जाता है, क्योंकि लड़की के गीत संगीत में प्रवीण यानी कि कुशल होने का भी प्रदर्शन करना है, दिखाना है कि हमारी लड़की गीत संगीत भी अच्छा करती है। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को हिदायत देते हैं, यानी कि कहते हैं लड़के वालों को यह मत बता देना कि उमा BA पास है। BA पास उसको बताना नहीं चाहते उसकी शिक्षा के बारे में। वे लोग दकियानुसी विचार वाले, पुराने रिवाजों वाले हैं। उन्हें यह बताया गया है कि लड़की मैट्रिक पास है, यानी कि 10वीं पास है। रामस्वरूप कहते हैं कि उमा को देखने स्वयं लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद आ रहे हैं। यद्यपि गोपाल प्रसाद स्वयं वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। लड़का BSc करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु वो लोग चाहते कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। ये सारी बातें कौन कहता है? रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से ये सारी बातें कह रहा है। अब लड़के वालों का आना होता है उनके घर पे। गोपाल प्रसाद शंकर आते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ आते हैं। लड़की का पिता होने के कारण रामस्वरूप अत्यधिक विनम्रता दिखाते उनका स्वागत करते हैं और स्वयं को उनका सेवक बताते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बातों ही बातों में अपने ज़माने की तारीफ करते हैं। वह उस समय के लोगों को ताकतवर होने की प्रशंसा करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने छात्र जीवन में लगातार 12 घंटे पर कुर्सी पर बैठे बैठे पढ़ाई करने की बातें भी बताते हैं। रामस्वरूप उस समय को रंगीन ज़माना कहते हैं, यानी कि अपने समय के ज़माने की वो बातें कर रहे कि अच्छा बता रहे हैं। अब विवाह की बातचीत शुरू होती उनके बीच। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब बिजनेस की बात हो जाए, बिजनेस यानी कि व्यापार। रामस्वरूप विवाह को व्यापार कहे जाने पर चौंक जाते हैं। इस बीच रामस्वरूप चाय नाश्ता लाने के लिए अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर से कहते हैं कि आदमी भला है, हैसियत भी ठीक है, अब पता चले कि लड़की कैसी है। वे शंकर को हिदायत देते हैं कि तुम अपनी कमर सीधी रखो। कौन कहता है? शंकर के पिता उससे कहते हैं कि तुम अपनी कमर सीधी रखो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन है। चाय नाश्ते की औपचारिकता चलती रहती है, यानी कि आ जाता है। गोपाल प्रसाद कहते कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए। यदि औरतों पर ही अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के अनुसार टैक्स तय करने की बात छोड़ दी जाए तो वे खुशी खुशी अधिक टैक्स दे देगी। वे बताते हैं कि उनके लड़के के विवाह के लिए लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते कि मेरे कानों में भनक पड़ी कि आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ऐसा तो नहीं है न? कौन पूछते हैं? शंकर के पिता उनसे पूछ रहे हैं।